हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स की जो क्वेश्चन बैंक बोर्ड ने प्रोवाइड की है तो उस क्वेश्चन बैंक को ही हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जल्दी से बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेना है। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑलरेडी है ना, मैंने कॉमर्स एकेडमिया के चैनल पे आप लोगों के लिए इसके जो सॉल्यूशन है के कुछ वीडियो डाले हैं, तो वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, सेपरेट प्लेलिस्ट। तो उसमें आपको ये वीडियो अवेलेबल रहेंगे, मिल जाएंगे, तो आपको वो वीडियोस भी देख लेना है। और आज की इस वीडियो में जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर आई। तो क्वेश्चन नंबर आई में हमें क्या करना है कि करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन जो वर्ड दिया हुआ है यहाँ पर उसे हमें करेक्ट करना है, मतलब हमको रीराइट करना है सेंटेंस। उस वर्ड को हटाकर, सरल शब्द में बोलूँ तो उस शब्द को हटाकर हमें वहाँ पर सही वर्ड का उपयोग करना है, शब्द का उपयोग करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि द वर्ड एंटरप्रेन्योर कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ब। ये जर्मन से नहीं आता, ये अंडरलाइंड यहाँ पे जो वर्ड है वो जर्मन है, तो जर्मन नहीं आएगा। यहाँ पे आपको फ्रेंच लिखना है। फ्रेंच वर्ब एंटरप्रेन्योर, इट मीन्स टू अंडरटेक। इसका मतलब क्या होता है? अंडरटेक करना होता है। नाउ सेकेंड जो क्वेश्चन है यहाँ पर कि द कमर्शियल बैंक को अंडरलाइन किया हुआ है, इज द एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो मेन एपेक्स हेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो सेंट्रल बैंक होती है, आरबीआई जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है हमारे कंट्री की। इन बैंकिंग इंडस्ट्री इन द कंट्री, तो दैट इज द सेंट्रल बैंक। तो आपको स्टेटमेंट लिखना होगा कि द सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन बैंकिंग इंडस्ट्री इन द कंट्री। देन थर्ड यहाँ पर दिया हुआ है कि प्लास्टिक करेंसी इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करेंसी दैट एग्जिस्ट ओनली इन साइबर स्पेस। तो यहाँ पर ये प्लास्टिक करेंसी नहीं होता है, साइबर स्पेस में ओनली एग्जिस्ट करता है, वो डिजिटल कैश होता है। तो ये जो कि इलेक्ट्रॉनिक करेंसी होती है, तो आपको है ना प्लास्टिक करेंसी की जगह पर डिजिटल कैश लिखकर आपको लिखना है डिजिटल कैश इज अ फॉर्म, पूरा फुल स्टेटमेंट लिखना होगा। देन यहाँ पर फोर्थ यहाँ पर दिया हुआ है कि द पर्सन हु इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट सर्टेन लॉसेस। कुछ लॉसेस के अगेंस्ट जिसको प्रोटेक्ट किया जाता है इज नोन एज इंश्योरर। पे यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ। तो इंश्योरर कौन होता है? इंश्योरर तो वो होता है जो इंश्योरेंस पॉलिसी देता है, देने वाला, और जो लेने वाला होता है जिसको प्रोटेक्शन रिसीव होता है, ये इंश्योरर होता है, वो प्रोटेक्ट करने वाला बंदा है, प्रोटेक्टर हुआ। और जो इंश्योर्ड होता है, तो आपको इंश्योरर के जगह पर इंश्योर्ड लिखना है, क्योंकि जो इंश्योर्ड है उसको प्रोटेक्शन रिसीव होता है, एंड प्रोटेक्शन देने वाला कौन होता है? इंश्योरर होता है, कंपनी होती है इंश्योरर कंपनी, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, जैसे LIC हुआ, ICICI लंबार्ड हुआ। नाउ फिफ्थ यहाँ पर हम बोलेंगे कि द लोन टेकन अंडर और स्टैंड अप इंडिया स्कीम। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंडर जो लोन है ना लिया जाता है इज रीपेएबल इन 10 ईयर्स। ये 10 ईयर्स नहीं है, यहाँ पर 7 ईयर्स होना चाहिए, क्योंकि स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंडर तहत जो लोन लिया जाता है उसको है ना रीपे करना होता है 7 ईयर्स में। तो यहाँ पर रीपेएबल इन 7 ईयर्स आपको लिखना है। देन सिक्स्थ क्वेश्चन यहाँ पर हम आएंगे, तो यहाँ पर बोला है कि कंट्रोलिंग मेजर्स आर रिजिड टू सम एक्सटेंट। तो ये रिजिड नहीं आएगा, रिजिड के जगह पे आपको फ्लेक्सिबल लिखना है, क्योंकि कंट्रोलिंग फ्लेक्सिबल होते हैं टू सम एक्सटेंट। मतलब कंट्रोलिंग में क्या फॉलो करना है, कहाँ पे करेक्टिव मेजर्स दे रहा है मैनेजर, कौन सी एरिया में है ना मिस्टेक रह गई है, तो उसको रेक्टिफाई किस तरीके से करना है नेक्स्ट टाइम है ना। उन्होंने जो सजेस्ट किया कि भाई आपका परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस कितना होना चाहिए, तो ये सब है ना फ्लेक्सिबल होता है कुछ एक्सटेंट तक। नाउ सेवेंथ वन, LPO इज अ सब सेगमेंट ऑफ BPO। तो LPO नहीं होती है BPO की सब सेगमेंट। LPO का मतलब होता है लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, एंड BPO का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो यहाँ पर जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है? बेसिकली इसका मतलब होता है कि आउटसोर्सिंग ऑफ वर्क, मतलब बाहर से सर्विस है ना, थर्ड पार्टी है वो सर्विस प्रोवाइड करती है इन ऑर्डर टू सेव द मनी कंपनीज को। तो यहाँ पर जो KPO है, KPO मतलब नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग इसका सब सेगमेंट है BPO का। KPO का मतलब होता है कि इट डिस्क्राइब्स एज द फंक्शन। ये फंक्शंस होते हैं जो कि ना नॉलेज से रिलेटेड होते हैं, इंफॉर्मेशन जो अवेल करके देते हैं थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स, इंफॉर्मेशन देते हैं, नॉलेज अपना शेयर करते हैं। तो ये KPO होता है, वो सब सेगमेंट होता है BPO का।
जो लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग है वो तो टाइप ऑफ केपीओ है, दैट इज अ टाइप ऑफ केपीओ। नाउ नेक्स्ट जो है 8th वन, सोशल responsibility in is narrower term that legal than the legal responsibility of business। तो ये जो है ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रॉडर टर्म है, ये है ना लीगल, ये है ना नैरोवर नहीं है, छोटा टर्म नहीं है, बड़ा टर्म है। तो यहाँ पर आपको आंसर को रिप्लेस कर, मतलब यहाँ पे ये जो अंडरलाइंड वर्ड है नैरोवर, उसको रिप्लेस कर कर आपको ब्रॉडर लिखना होगा। देन 9th यहाँ पर दिया है कि ऑल सॉर्ट्स ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज शुड बी अवॉइडेड। तो है ना फेयर प्रैक्टिसेस मतलब जो सही चीजें हैं उसको अवॉइड करना चाहिए हर तरीके की, जो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है ये तो गलत है, राइट। तो यहाँ पे फेयर के बदले अनफेयर प्रैक्टिसेस आना चाहिए। तो अंडरलाइन वर्ड है फेयर, फेयर अंडरलाइन वर्ड है तो उसको हटाकर रिप्लेस करना है हमको अनफेयर। तो ऑल सॉर्ट्स ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज शुड बी अवॉइडेड। देन 10th वन यहाँ पर है एस्पिरेट दे कॉर्प्स मीन्स डिविजन इन स्ट्रेंथ। तो डिविजन इन स्ट्रेंथ कैसे होगा, हम लोगों ने भी बहुत सुना है यूनिटी इन स्ट्रेंथ, राइट। तो यहाँ पर एस्पिरेट दे कॉर्प्स का मतलब है यूनियन इज स्ट्रेंथ, यूनियन इज स्ट्रेंथ। तो आपको डिविजन की जगह पर आपको यूनियन वर्ड लिखना होगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, आपको डिफिकल्ट नहीं लग रहा है। देन 11th यहाँ पर है कि एवरी ईयर 15th मार्च इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। तो ये जो 15th मार्च है वो नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे के रूप में नहीं मनाते हम लोग, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे के रूप में होता है वो, नेशनल नहीं, वर्ल्ड कंज्यूमर। ये वर्ल्ड कंज्यूमर जैसे वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे के हिसाब से हमको लिखना है इसको, नेशनल को रिप्लेस कर कर वर्ल्ड। देन द प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन का प्रेसिडेंट होता है, इज सिटिंग और रिटायर्ड, या तो वो है ना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है या फिर वो रिटायर्ड हो गया, हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। हाई कोर्ट सॉरी डिस्ट्रिक्ट वाला है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज होना चाहिए। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कमीशन में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज एंड हाई कोर्ट मतलब हाई कमीशन में हाई कोर्ट का जज होता है। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज सिटिंग और रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर हाई को आपको रिप्लेस करना है डिस्ट्रिक्ट से, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज करके लिखना है। देन फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर ऑलवेज फिक्स्ड। बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स फिक्स नहीं होते, वो ऑलवेज चेंज होते रहते हैं, चेंजिंग होते हैं, दे आर चेंजिंग इन नेचर। देन 14 टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट कमीशंस इज जोग्राफिकली अगर हम बोले तो लिमिट्स टू द नेशन। तो ये नेशन तक लिमिट नहीं होगा, इसकी लिमिट जो स्टेट कमीशन यहाँ पर बोला है तो स्टेट तक इसकी लिमिट होगी, मतलब स्टेट के बाहर ये नहीं चलेगा। ये जो स्टेट कमीशन जुरिस्डिक्शन है वो स्टेट के बाहर नहीं चलेगा, वो स्टेट तक ही उसकी सीमा है, लिमिट उसकी वहीं तक है। नेशनल अगर नेशनल कमीशन है तो वो नेशन तक ही उसकी सीमा है, उसके आगे वो नहीं, वर्ल्ड लेवल पे नहीं चलता है। तो यहाँ पर स्टेट लेवल तक ही ये काम करने वाला है स्टेट कमीशन वाला। देन नेक्स्ट यहाँ पर दिया कि इन एक्सचेंज कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट एम्फसाइजेस इज गिवन ऑन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो यहाँ पर एक्सचेंज वर्ड को आपको रिप्लेस कर कर कमोडिटी, इन कमोडिटी कॉन्सेप्ट आपको लिखना है कि मार्केट किस पे एम्फसाइज करता है, किस पे फोकस डालता है, तो वो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। देन 16th यहाँ पर दिया है सिक्योरिटी इन जॉब ऑलवेज अफेक्ट्स एडवर्सली ऑन एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज। अभी यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपकी जॉब सिक्योर्ड है तो क्या आपका काम करने का तरीका मतलब आप है ना काम कर, आपकी एफिशिएंसी आप 100% नहीं दोगे, वो चीज़ नहीं है। ये जो इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग जब आती है कि भाई मेरी जॉब सिक्योर्ड नहीं है, कल मेरे को जॉब से बाहर निकाल सकते हैं, मतलब मेरा कहीं कभी भी मेरे को है ना भाई यहाँ पर है ना रिजाइन करने बोल सकते हैं, तो वो इनसिक्योरिटी इन जॉब है ना उसके वजह से क्या होता है, एडवर्स मतलब नेगेटिव इफेक्ट होता है, नेगेटिव काम करती है, एफिशिएंसी पूरी नहीं देता है, एम्प्लॉय जो होता है काम करने वाला अपना पूरा 100% नहीं देता है। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया है। नाउ हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर जे पर, जहाँ पर अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, आपको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है। भाई सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी आई, फिर उसके बाद में कौन सी एक्टिविटी, फिर बाद में कौन सी है, तो उस हिसाब से। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कंट्रोलिंग, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले प्लानिंग की जाती है, प्लानिंग होगी तभी तो ऑर्गेनाइजिंग की बात करेंगे। जो भी हमको रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करने हैं, जो भी हमें लगने वाले हैं रिसोर्सेज,
तो उन सबको हमको ऑर्गेनाइज करना होगा, तो सेकंड आएगा ऑर्गेनाइजिंग, एंड लास्ट में कंट्रोलिंग। जब सारा कामकाज हो जाएगा, स्टाफिंग हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर जो डायरेक्टिंग हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, उसके बाद में है ना यहाँ पर जो कहानी आने वाली है वो कंट्रोलिंग की आने वाली है, राइट। तो कंट्रोलिंग जो है वो लास्ट में आएगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर खाली 3 ही दिया हुआ है, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग को हम ऑर्डर में लिखेंगे। देन नेक्स्ट यहाँ पर क्लेम, एक्सीडेंट, टेकिंग द पॉलिसी, कॉम्पेंसेशन। अरे सबसे पहले पॉलिसी लेगा बंदा, तभी तो वो सिक्योर्ड होगा अपने उसका अपने लाइफ के लिए। तो यहाँ पे टेकिंग द पॉलिसी फर्स्ट स्टेप होगा। उसके बाद में अगर एक्सीडेंट हुआ तो वो है ना क्लेम करेगा, कंपनी के पास अप्रोच करेगा। तो पहला स्टेप हुआ टेकिंग द पॉलिसी, दूसरा स्टेप हुआ एक्सीडेंट, और तीसरा स्टेप वो क्लेम के लिए पहुंचेगा। मतलब वो अपना पैसा मांगेगा, वो मांगेगा कि भाई मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली है, मुझे क्लेम दो। तो लास्ट में जब ना उसको पैसा रिसीव होगा तो उसको बोलते हैं कंपेंसेशन। जब कंपनी सेटल करके देती है, सेटल हो जाती है कंपनी के बीच में और इंश्योर्ड के बीच में, इंश्योरर एंड इंश्योर्ड के बीच में जब सेटलमेंट होता है तो वो कॉम्पेंसेशन हुआ, तो कॉम्पेंसेशन लास्ट होगा। नाउ यहाँ पर थर्ड है सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज एंड डिस्ट्रिक्ट जज। तो इसको आप है ना इसी ऑर्डर में लगा सकते हो कि भाई डिस्ट्रिक्ट जज है वो सबसे पहले, उसके बाद में अप्रोच करता है बंदा अगर कोई प्रॉब्लम हुई, अगर केस फाइल करना है, अगर है ना केस तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज पहले, डिस्ट्रिक्ट जज, फिर बाद में हाई कोर्ट जज का बारी आती है, और अगर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई तो लास्ट में सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट जज एंड सुप्रीम कोर्ट जज। तो यहाँ पे मैंने सीजे लिखा है सुप्रीम कोर्ट जज के लिए, सुप्रीम कोर्ट जज, सीजे मतलब कोर्ट जज। नाउ फोर्थ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, कैश ऑन डिलीवरी एंड प्लेसिंग एन ऑर्डर। तो सबसे पहले ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ये सारे के स्टेप्स है वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से रिलेटेड हुए कि सबसे पहले बंदा रजिस्ट्रेशन करवाएगा, रजिस्ट्रेशन के बाद में वो है ना ऑर्डर प्लेस करेगा, और जब उसका ऑर्डर उसको रिसीव हो जाएगा तो वो कैश ऑन डिलीवरी, तो कैश COD। आप लोगों ने कभी अमेजन से अगर कुछ ऑर्डर किया है तो उसके लिए अगर आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए रजिस्टर नहीं किया तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद में आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, और फिर है ना जब आपके पास होम डिलीवरी होगी तो आप कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट करेंगे। हाँ, ये क्रेडिट कार्ड से पेमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो दिया हुआ है यहाँ पर ऑर्डर, उसके हिसाब से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। COD लास्ट में, COD कैश, क्योंकि डोर पे जब सामान देने आता है बंदा तब COD मतलब कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट किया गया है, तो उसको COD भी बोलते हैं इन शॉर्ट। नाउ फिफ्थ यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो आपको ऑर्डर पता है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, राइट। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला वर्ड आएगा यहाँ पर स्टाफिंग, क्योंकि स्टाफिंग है ना डायरेक्टिंग से पहले आता है, तो स्टाफिंग पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले स्टाफिंग लिखेंगे। स्टाफिंग के बाद में एक बार सबको अपना अपना मतलब है ना रिक्रूटमेंट सिलेक्शन वगैरह हो गया तो उसके बाद में उनको काम बताया जाता है। लीडरशिप मतलब जो मैनेजर होता है वो उनको इंस्पायर करता है, उनको काम करने के लिए गाइड करता है, तो वो हो गया डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग एंड फिर लास्ट में है ना वो क्या करता है, जिन जिन डिपार्टमेंट को उसने डायरेक्शंस प्रोवाइड किए उन सब के साथ कोऑर्डिनेट करता है एंड फाइंड आउट करता है कि उसका फाइनल रिजल्ट क्या हुआ, उसका लास्ट रिजल्ट क्या हुआ, फाइनल रिजल्ट क्या हुआ। तो फाइनल रिजल्ट कोऑर्डिनेटिंग के समय पर वो चेक करता है, और लास्ट में उनको जो भी है ना एक्सप्लेन करना होता है कि भाई नेक्स्ट टाइम किस तरीके से काम होना चाहिए, कुछ करेक्शंस है, करेक्टिव मेजर्स, वो करेक्टिव एक्शंस लेता है जो मैनेजर होता है, तो वो कंट्रोलिंग में होता है। तो यहाँ पे तो लेकिन कंट्रोलिंग दिया नहीं है, तो यहाँ पर हमको ऑर्डर में लेना है स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। तो आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स लेकर आऊँगी। तो तब तक के लिए ये सारे आपको प्रैक्टिस करने हैं। आपको चाहिए तो टेक्स्ट बुक में मार्किंग करो, टेक्स्ट बुक में मार्किंग नहीं करना है तो आप नोट डाउन करो, एंड वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस करो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, इट इज एब्सोल्युटली free of cost. Thank you very much. God bless you all, dear students.